नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याओं के संबंध में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एक एक करके सभी गुणों की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। अब तक हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात की, और आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के संदर्भ में। तो हम सभी जानते हैं कि किसी परमाणु की या उसकी आयन की जो त्रिज्या है उससे हमारा क्या आशय होता है, उसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन उसको सही रूप में जो है आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु या परमाणुवीय त्रिज्या जो है वो कहा जाता है। तो यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। किसी तत्व के लिए परमाणुवीय त्रिज्या के मान को ज्ञात करना जो है वो संभव नहीं होता, जबकि इसके विपरीत हम क्या करते हैं, किसी तत्व के द्विपरमाणुवीय अणु के लिए यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी या उसकी जो सहसंयोजक बंध होता है उसकी दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको जो कोवेलेंट जो उसको अपन कहते हैं कि बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। इस दूरी के का जो आधा होता है उसको हम सहसंयोजक त्रिज्या या परमाणुवीय त्रिज्या जो है वो कहते हैं। किसी धात्विक क्रिस्टल से भी हम अंतर्नाभिकीय दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उस स्थिति में उस दूरी के आधे को क्या हम धात्विक त्रिज्या या परमाणुवीय त्रिज्या जो है वो कहते हैं। तो जो मेटेलिक क्रिस्टल है उसके अंदर जो है दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, और उसका जो आधा है वो कहलाता है मेटेलिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई। तो अब हम बात करते हैं कि परमाणुवीय त्रिज्याएं जो हैं उसका निर्धारण या उसको हम कैसे डिटरमाइन जो है वो करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इसे ज्ञात करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है इन मेथड्स को हम काम में लेते हैं, जिसे हम एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन अथवा न्यूट्रॉन विवर्तन जो है वो कहते हैं। इन सभी विधियों में से किसी तत्व के क्रिस्टल से एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन का जो पुंज है, न्यूट्रॉन्स का जो है वो एक जो किरणें निकलती हैं न्यूट्रॉन की, उसका एक झुंड जो है, उसका पुंज जो है उसको गुजारा जाता है, और उससे जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं, विवर्तित किरणें हैं, अथवा कणों से दो परमाणु नाभिकों की दूरी का परिकलन कर लिया जाता है। तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो परमाणुओं के दोनों नाभिक हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करते हैं। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, इसको पहले भी हम इसके बारे में बात की थी जब हमने द ब्रोगली तरंग समीकरण के संबंध में बात की थी। वहाँ पर भी हमने देखा था कि वहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ जो है वो इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन तत्वों के क्रिस्टल नहीं होते उनके किसी उपयुक्त यौगिक को लिया जा सकता है। जैसे कोई मान लीजिए क्रिस्टल नहीं बनाएगा तो उसके स्थान पर जो है उसका कोई भी दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें से एक तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात हो। अब यहाँ एक तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या हमें ज्ञात होगी तभी हमें उसका लेने का फायदा है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, उसके दूसरे तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं यदि हम उसकी इन तीनों विधियों से उसके जो बॉन्ड लेंथ है उसको ज्ञात कर सकें। दोनों की अंतर्नाभिकीय दूरी में से ज्ञात तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या घटाने पर उस अज्ञात तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या का परिकलन किया जा सकता है। जैसा अभी अपन ने बात की कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें मालूम है यानी बॉन्ड लेंथ मालूम है, और एक एलिमेंट की जो है वो कोवेलेंट रेडियाई मालूम है, तो उसको सब्सट्रैक्ट करके उसको घटाकर हम अज्ञात तत्व जो है उसकी कोवेलेंट रेडियाई को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए AB अणु है, उसके अंदर ये जो
ए है और बी, जो दो अणु बताए हैं, परमाणु हैं, इसके अंदर ए परमाणु जो है उसकी त्रिज्या जो है वो आर ए है, जो कि इसमें रेखांकित है, और बी की परमाणु की जो त्रिज्या है आर बी है वो भी रेखांकित है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है, डी ए बी। डी ए बी क्या है, ए बी के बीच का डिस्टेंस है। तो ए बी अणु की अंतरनाभिकीय दूरी बराबर कितनी है, ए की सहसंयोजक त्रिज्या और बी की सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग है। सो डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। और अगर हमें बी की त्रिज्या मालूम नहीं है, उसको ज्ञात करना है, तो आर बी इज इक्वल टू हो गया डी ए बी माइनस आर ए। तो इस तरह से हम किसी अज्ञात जो है तत्व है उसकी सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तरह की प्रवृत्ति या उसमें किस तरह का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। तो हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप के अंदर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने में परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक मुख्य कोश बढ़ता जाता है। इस कारण से परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये बहुत सामान्य बात है कि जब हम एक ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप से एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है उसमें एक एक शेल जो है, एक एक कक्ष जो है, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष जो है वो जुड़ता जाता है। तो मुख्य ऊर्जा कक्ष जो है वो बढ़ता जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर जा रहा है तो उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। हालांकि जैसे जैसे हम एक समूह में, एक वर्ग में नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज में जो वृद्धि होती है वो इतनी नहीं होती कि वो एक मुख्य ऊर्जा कक्ष में वृद्धि जो है उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है उसको कंपनसेट कर सके। तो इसलिए आकार में जो वृद्धि होती है वो एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधिक होती है। तो ये जो है त्रिज्या बढ़ती जाती है। फिर हम एक आवृत्त में बात करें, एक पीरियड में बात करें, तो एक आवृत्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर त्रिज्या के मान जो है वो घटते जाते हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉन अथवा जिसको अपन कहते हैं नाभिकीय आवेश का मान जो है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन एक ही बाह्यतम कोश में भरते जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो एक ही कोश में आ रहा है और साथ साथ में जो है नाभिकीय आवेश जो है वो भी उत्तरोत्तर रूप से ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता जाता है। इस कारण से बाह्य कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता जाता है और परमाणुीय त्रिज्या का मान घटता जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक पीरियड में जाने पर हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्ष में आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों का जो मिलकर प्रभाव होगा वो ये होगा कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि जो है वो अधिक होती है। अतः जो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है या जिसको हम जो है कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहे हैं वो जो है परमाणुीय त्रिज्या का मान जो है वो कम होता जाता है। फिर है संक्रमण तत्वों के संबंध में। देखिए, संक्रमण तत्व तथा अंतर संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स की बात हम कर रहे हैं। इन तत्वों के परमाणुीय त्रिज्या के मानों में अधिक अंतर नहीं होता और वे लगभग समान रहते हैं। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के विन्यास में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें आने वाले नए इलेक्ट्रॉन भीतर के कोश में भरते जाते हैं, जबकि नाभिकीय आवेश तो लगातार जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉन पर दो प्रभाव जो है वो कार्य करते हैं। तो ये बात अपने जो है इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन मेटल्स के संबंध में कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो बाह्यतम कक्ष के नीचे वाले कक्ष में जा रहे हैं, है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि उनका जो एक शील्डिंग इफेक्ट है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो पड़ता है और उसके कारण से हम क्या देखते हैं, उसके कारण से यहाँ पर दो बातें एक दूसरे की जो विरोधी हैं
वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। पहला है, बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है जो इन्हें नाभिक की ओर के निकट खींचता है, ये तो हमें मालूम है। दूसरा है, भीतर के डी अथवा एफ इलेक्ट्रॉन जो परिधि के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं और नाभिकीय आकर्षण को बीच में ही रोककर बाह्यतम परिधि के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करते हैं और इन्हें नाभिक से दूर करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और इसकी त्रिज्या के मान जो है वो लगभग समान रहता है। तो भीतर के जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो जो बाहर की आउटर मोस्ट परिधि पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रतिकर्षित करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये परिधि पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से जो है शील्ड करते हैं, परिरक्षित करते हैं। इस कारण से नाभिकीय आकर्षण का प्रभाव इन पर कम हो जाता है। तो ये दोनों विरोधी प्रभाव जो हैं वो रहते हैं। इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, इस कारण से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके आकार में अधिक परिवर्तन जो है वो नहीं देखा जाता। इसको अब हम यहाँ पर देखिए डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ नाभिक का आकर्षण जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे बाहर की तरफ स्थित इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में दिखाया गया है। नाभिक द्वारा आकर्षण जो कि ns इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नाभिक के साथ में आकर्षण है, इसका साइन जो है वो इनर एरो की तरफ माध्यम से दिखाया गया है, नाभिक की तरफ जो है वो तीर के द्वारा दिखाया गया है। और फिर n-1 के जो d कक्षक हैं इनका जो है और बाहर की ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य जो है जो इंटरेक्शन है उसको हमने बाहर की तरफ के एरो से दिखाया है, जो दिखा रहा है भीतरी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण, यानी कि जो n-1 के d कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको नाभिक के आवेश से परिरक्षित करते हैं, जिसके कारण से हम क्या देखते हैं, जिसके कारण से आउटर की तरफ एक पुल लग रहा है, यानी कि जो आकार है नाभिक का वो जो कि त्रिज्या जो है वो उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जब इनर पुल है वो बताता है कि वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको कम करने का काम करते हैं, यानी कि जो त्रिज्या है उसको कम करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये दो विरोधी बल जो है वो इस प्रकार के संक्रमण और अंतः संक्रमण तत्वों पर कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों के संबंध में। उत्कृष्ट गैसों की सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान बहुत अधिक होते हैं, इनका मान जो है वो बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये गैसें अक्रिय हो जाती हैं। हमें मालूम है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये गैसें जो होती हैं वो अक्रिय होती हैं और इनके कोई यौगिक जो है उसका निर्माण नहीं होता। अतः इनकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। वस्तुतः अक्रिय गैसों में ये अबंधी या वांडर वॉल्स त्रिज्याओं के मान हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो अक्रिय गैस है वो जो है अणु का निर्माण नहीं करेगी, तो इनके जो दो अलग अलग परमाणु हैं जब वो नज़दीक स्थिति में होते हैं तो उनके बीच की दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं और उसकी त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए उस दूरी का आधा जो है वो कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम उनके बीच की जो है उस कंडीशन में सहसंयोजक त्रिज्या को हम ज्ञात करते हैं, जो कि वास्तव में सहसंयोजक त्रिज्या ना होकर क्या होती है, वैन डर वाल त्रिज्या होती है। वस्तुतः अक्रिय गैसों में ये अबंधी अथवा वैन डर वाल त्रिज्याओं के मान है। दो निकटतम अणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा जो होता है वो वैन डर वाल त्रिज्या कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए पदार्थों का ठोस अवस्था में एक्स किरण विश्लेषण किया जाता है। किसी अणु के लिए सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में वैन डर वाल त्रिज्या का मान सदैव ही अधिक होता है। तो जैसा अपन ने प्रारंभ में कहा कि उत्कृष्ट गैसेस के लिए जो हम रेडियाई जो हम देखते हैं उसका मान बहुत अधिक है, क्योंकि ये मान जो है ये सहसंयोजक त्रिज्या का मान नहीं है, ये एक वैन डर वाल त्रिज्या है जो कि दो निकटतम परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है उसका आधा करके हम जो है प्रायोगिक रूप से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं इसको हम एक इसी चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए दो ये
यहाँ पर क्या है, दो अक्रिय गैस हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसको हमने यहाँ पर ज्ञात किया है और ये जो है उसका आधा किया है, जो कि वैन डर वाल त्रिज्या के रूप में दिख रहा है, जो कि 180 pm के फॉर्म में है। तो ये जो वैन डर वाल त्रिज्या है, ये वैन डर वाल त्रिज्या जो सहसंयोजक त्रिज्या है, जो कि उसका मान लगभग 99 पिकोमीटर होना चाहिए, उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यही बात जो है वो हम ये कहना चाह रहे थे कि इसकी जो सहसंयोजक त्रिज्याएं जो हैं वो वास्तव में जो है नहीं ज्ञात होती, बल्कि उसके स्थान पर हमें वैन डर वाल त्रिज्याएं जो हैं वो ज्ञात होती हैं, जो कि जिनके मान जो हैं वो बहुत अधिक हैं। तो इसके संबंध में कई बार जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने बात की परमाणुवीय त्रिज्याओं के संबंध में। परमाणुवीय त्रिज्या क्या है और सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, इसको भी हमें ध्यान से समझना है कि परमाणुवीय त्रिज्या जो है वो त्रिज्या है जो कि किसी परमाणु में नाभिक से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो है दूरी है उसको हम परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। और सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या ये है कि जब किसी तत्व के परमाणु का जब हम देखते हैं कि किसी और के साथ में बंध बन जाता है, तो उस स्थिति में जो सहसंयोजक बंध बनता है, उस सहसंयोजक बंध की से जो हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं उसको घटाकर वो त्रिज्या जो होती है वो उसकी सहसंयोजक बंध के अंदर जो त्रिज्या ज्ञात होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। और तीसरी त्रिज्या के बारे में हमने अभी बात की, वो है वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई क्या है? वो अक्रिय गैसों में ज्ञात होती है। और ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये हम दो अक्रिय गैस जो कि जिसके परमाणु एकदम निकटतम हो किसी उसके क्रिस्टल के अंदर या किसी ठोस अवस्था में, उसके बीच की दूरी को हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात करते हैं और उसके माध्यम से हम ये वैन डर वाल रेडियाई को ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से त्रिज्या के संबंध में हमने आज बेसिक बात की। कल हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्याओं के संबंध में, उसको प्रायोगिक रूप से कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर जो परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या है वो किस तरह से रासायनिक गुणधर्मों को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।